ओके। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काइनामेटिक्स। है ना। देखिए, अगर एक बार मैं आपको समझाऊं कि कैसे हम लोग यहां तक पहुंचते हैं या कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखूं कि इंटायर फिजिक्स जो अपने को 11th एंड 12th में पढ़ना है ना, वो दो पार्ट में आता है। ठीक है, क्या? एक हमारा होता है डायनामिक्स और एक हमारा होता है स्टैटिक। हाँ, ठीक है ना। ना क्या होता है डायनेमिक का मोशन? यही है कि इन मतलब कि इन मोशन, हाँ, और इसका मतलब होता है इन रेस्ट। मतलब जो भी सिचुएशन हम इन मोशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो मोशन से रिलेटेड है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, हाँ, आधे घंटे में 30 किलो, तो इस तरीके से। बट अगर हम बात करें कि ये क्या बताता है, तो सपोज हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं तो नहीं है कि कितने लोग रहेंगे, हाँ, कितने उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, ब्रिज है ना। तो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं सिचुएशंस या ऐसा पार्ट जो कि इन रेस्ट में हम स्टडी करते हैं और ये मोशन। चलिए फिलहाल हम इसी को आगे बढ़ते हैं ना। ये भी हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है काइनेमेटिक्स, हाँ, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और एक हमारा होता है काइनेटिक्स। हाँ, देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स का क्या होता है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज। हाँ, और ये आपका, चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग देयर कॉज, है ना, ठीक है। ये नाउ ये अगर आता है स्टडी ऑफ मोशन, हाँ, विथ कॉज। हाँ, कॉज का मतलब उसमें आ जाता है ये सब फोर्स, टॉर्क, है ना। अभी हम इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का स्टडी करेंगे, बट वो कैसे हो रहा है उसके कॉज के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करते हैं, है ना। ना ये तो हमारा इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम फोर्स, न्यूटन्स लॉ वगैरह यहां से फिर हम आगे स्टार्ट कर जाएंगे। फिर ये भी आता है आगे चल के, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, काइनेमेटिक्स में मैं अगर बात करूं तो हम लोग 3 टॉपिक मेनली पढ़ते हैं, और पहला टॉपिक जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ, और थर्ड इसमें टॉपिक आता है रिलेटिव मोशन। ऑफ कोर्स देखिए, हमने बोला ही कि इसमें जो है आपका मोशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट बाई पार्ट करके पढ़ते हैं, एक ही साथ सारा मिलाने से कंफ्यूजन बोल लो या नहीं होता है कि उसको सही तरीका नहीं है।
तो हम लोगों ने इसको बांट दिया है। हाँ ना, और पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लिखते हैं, है ना। ठीक है, देखिए, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन में देखो, रेक्टिलिनियर मोशन का कहीं कहीं पर ऐसा भी नाम दे दिया जाता है, क्या? मोशन इन वन डायमेंशन। हाँ, सॉरी, मोशन इन वन डायमेंशन। नाउ दूसरा इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, सभी का मतलब वही है, रेक्टिलिनियर मोशन, एक लाइन में मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब एक ही चैप्टर का नाम है। देखिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं देखो ऐसा लिख रहा हूं कि ये इस तरीके से मोशन हो रहा है, इधर या इधर, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है, बिल्कुल है। एक वन डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। अगर मैं मोशन को लिख रहा हूं कि ये ऐसा है, हाँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये सब वैलिड है, या हम बोलें कि ये रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन बोल सकते हैं, या जो भी लिखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं बोलता हूं कि क्या अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो ये वन डायमेंशन है? बिल्कुल है। ऐसा कोई भी लाइन हो, कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल या आपका वर्टिकल, समझ रहे हैं, किसी भी लाइन के अलोंग होगा, उसका मतलब यही है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग स्टैंडर्ड वे में हॉरिजॉन्टल को x, वर्टिकल को y, इसको एक डायमेंशन, इसको दूसरा डायमेंशन, और नहीं होता है इसके परपेंडिकुलर z, यानी कि थर्ड डायमेंशन x, y, z। बट एक लाइन की बात है तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। देखिए, हम लिख रहे हैं बार बार मोशन का बात। अगर मोशन होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि मोशन को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप जो भी जानते होंगे, हाँ, हम उसको लिखेंगे। पहले मैं एक सिचुएशन लिखता हूं और उसको हम लोग समझते हैं। ये ऐसा देने का मतलब होता है, रिजिड सपोर्ट बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते हैं, है ना, लाइन को ऐसे, ठीक है। सपोज एक ऑब्जर्वर से हम लोग इसको ए मानते हैं और ये खड़ा है, रेस्ट। हाँ ना, एक बस है, और इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, से हम इसको बी और इसको सी मानते हैं, और बस इधर जा रहा है ना। तो देखो, इन जनरल क्या बोला जाता है या हमको बोलना चाहिए, क्या है, हम लिखे बी, या मैं बात करूं सी की, हाँ, इज इन मोशन। बोलिए, बस मूव कर रहा है तो बस में बी और सी है तो ये मोशन में है, बिल्कुल ठीक बात है ना। अगर ऐसा कोई बोलता है, हाँ, कि ए इज
इन रेस्ट। क्या कोई दिक्कत है? सही है ना। और अगर मैं आगे बात करूं, हाँ, ए इज इन मोशन। हाँ जी, देखिए अगर मैं ए को देखता हूं तो क्या ये मोशन में कभी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। कब? जब वो बस वाला लोग देखे या बस से बैठ के देखिए, क्या वो बोलते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू बी और क्या? सी। हाँ जी, बिल्कुल, विथ रेस्पेक्ट टू बी और सी। अगर मैं ऐसा लिखूं कि बी इज इन रेस्ट, हाँ, तो पता है ये भी सही हो जाएगा। क्या? विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू सी। हाँ जी, बिल्कुल, बी रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू क्या? सी। देखिए बात जो हो रही है वो ये ना कि मोशन जो है ऐसा नहीं है कि केवल बोल दोगे कि कोई भी, इसमें से सारे सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं, सब समझ रहे हैं। डिपेंड भी ऐसे इन जनरल इसको लिखते हैं और विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग ग्राउंड, समझ रहे हैं या क्या? ए, ठीक है ना। ए को भी जो लिख रहे हैं ये यही बात है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। तो देखो क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कोई बात बोली जा रही है, ऐसा ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट है, तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो या ये बोले, दोनों बात बराबर है। हाँ, बट अगर अदर देन ग्राउंड रेफरेंस होता है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, और यही चीज जो होता है हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। मतलब क्या कि अगर ऑब्जर्वर अदर देन ग्राउंड होगा तो हमें ये बात लिखना पड़ेगा, और ये सारे के सारे सही चीज हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? देखिए अगर मोशन को लिखा जाए तो हम लोग लिखते क्या हैं? मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। हाँ जी, देखिए ये दोनों पर डिपेंड करता है। देखो ए को हम लोग रेस्ट में भी बोल रहे हैं और ए को हम लोग मोशन में भी बोल रहे हैं, ध्यान से। बी को हम लोग मोशन में भी बोल रहे हैं और बी को हम लोग रेस्ट में भी बोल रहे हैं। डिपेंड करता है कि एक तो ऑब्जेक्ट कौन है और एक ऑब्जर्वर कौन है, किसके रेस्पेक्ट में। तो ये बात होती है, मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज व्हाट? ऑब्जर्वर ना। अगर आप इस चीज को और लिखेंगे, हाँ जी, तो हम इसको बोल सकते हैं when position of an object changes with time। हाँ, ठीक है, then it is known as what? motion। देखिए ये डेफिनेशन जरूर सही है, हम इसको और मैथमेटिकली भी बढ़िया से लिखेंगे, लेकिन जो होता है वो ये कि मोशन कंबाइंड प्रॉपर्टी दोनों का, ऑब्जेक्ट एज वेल एज क्या होता है? ऑब्जर्वर। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि ये मोशन में है और ये रेस्ट में है। हाँ, ये बात सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? देखिए और इसके बारे में बात करें तो देखो क्या है,
मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। हाँ जी, रिलेटिव टर्म है क्या? इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर, दोनों पर रिलेटिव होता है। हाँ, किसी को देयर इज नो सच टर्म like absolute motion या हम absolute रेस्ट, ऐसा नहीं होता। हमेशा ये क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है ना। देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ बिल्कुल, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और किसी के ऑब्जर्वर के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं बस मूव कर रहा है, या कार मूव कर रही है, या नहीं होता बाइक मूव कर रहा है, तो ये सब हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे ना। जो यहाँ पर लिखा गया है पोजीशन और ये, चलिए हम एक दो जो टर्म है उसको भी पढ़ लेते हैं और चलते हैं आगे। देखो, पोजीशन जो होता है, इनफैक्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, अगर कोई पार्टिकल P है, तो सबसे पहले तो इसको बताने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, ओरिजिन x एज वेल एज क्या y। तो इसका जो भी आपका xp और yp कोऑर्डिनेट होता है, समझ रहे हैं? ठीक है ना, कुछ भी होगा तो ये रेफरेंस से जो हम लोग ये बताते हैं, यही OP इसकी पोजीशन वेक्टर होता है। हाँ, हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं आगे, समझ रहे हैं? तो ये हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। बिल्कुल, हाँ ना। अब देखो, अगर आपका इसी तरीके से कोई आ जाता है यहां पर Q, तो उसका XQ और YQ आएगा, बिल्कुल हाँ। और इसके पोजीशन वेक्टर को फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो आप इसको चाहें तो OQ ऐसे लिखिए, इसको भी R लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ ये आपका क्या हो गया Q। देखो, बात ऐसा है ना कि यहां पर हम लोग P लिखते हैं, P का मतलब पोजीशन वेक्टर P का, और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे Q। इससे ये चीज हाँ क्लियर रहता है ना। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि वो आगे चैप्टर का है, बट मैं लिखता हूं, हम लोगों ने इतना पढ़ा है, क्या है? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। समझ रहे हैं? हाँ, है ना। देखिए, बात जो हो रहा है P से Q, बिल्कुल वेक्टर, इसको हम लोग लिखते हैं R ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। ध्यान से, ये जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखा जाएगा। हाँ जी, और इसको क्या बोला जा रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, हाँ Q को, Q का कहां से देख रहे हैं? P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q with respect to what? P. Now, from triangle law of vector addition, हाँ जी, this, हाँ जी,
RP, हाँ ये है हमारा सॉरी R3, हाँ तो देखिए RP और ये जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट मिल रहा है RP प्लस R ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P जो है वो RQ के बराबर आ रहा है ना। देखो ये बिल्कुल ये वेक्टर रिलेशन होता है। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो ना उसका पोजीशन वेक्टर आप माइनस कर दो, समझे? जैसे मैं बोलूं, ठीक है ना, सपोज हमारे पास 10 रुपए है, हाँ किसी के पास 100 रुपया है, ठीक है, तो मेरे रेस्पेक्ट में उसके पास कितना होगा? तो होता क्या है, मेरा वाला प्रॉपर्टी या पैसा आप माइनस कर दो, मतलब 10 रुपये मेरे पास, 100 उसके पास, तो मेरा माइनस कर दीजिए, मतलब 10 माइनस कर दे, मेरे रेस्पेक्ट में उसके पास 90 है। हाँ जी, इसी तरीके से हम यहां पर भी जो कर रहे हैं वही रिस्पेक्ट टू किसके लिख रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो वेक्टर है ना, तो एज इट इज माइनस करिए, वेक्टरली ही हम माइनस कर देते हैं। खैर ये रिलेटिव मोशन में बहुत डिटेल में आएगा, हम अभी बात नहीं करेंगे इतना। क्या कर रहे हैं? इनर डायरेक्शन। हाँ जी, देखो यहां पर एक चीज और मैं बोल देता हूं, क्या इसको ना हम लोग ऐसा लिख सकते थे, यहां पर आप चाहें तो ओ लिख सकते हो, यहां पर भी ओ लिख सकते हो, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन या ग्राउंड रहता है तो उसको लिखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर अदर देन ओरिजिन या अदर देन ग्राउंड कुछ रहे तो हमें ये लिखना कंपलसरी है, मतलब ये नोटेशन फिर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये ओ और ओ नहीं लिखोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट है कि विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बट अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि अदर देन, नहीं लिखने का मतलब वो ग्राउंड है ना, और कोई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए हम एक बात करते हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन। तो देखो इसी तरीके से मैं ओरिजिन मानूंगा, इसी तरीके से कोई सपोज बी है तो हम इसकी पोजीशन को एक्स बी लिख देते हैं, कोई ए है तो हम इसकी पोजीशन को एक्स ए लिख देते हैं, समझे? और ये वाला जो है एक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एक्स ए समझ रहे हैं क्या है? पोजीशन ऑफ ए, हाँ इन एक्स जो भी है एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं, बी का मतलब वही है पोजीशन ऑफ बी, हाँ एक्स में चल रहा है, और ये एक्स ऑफ बी ये जो है वो एक्स बी माइनस एक्स ए, दैट इज यही बात, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बिल्कुल ना। ये हम लोग पोजीशन एक डायरेक्शन में दिखाते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में तुम लिखते हो उसका वाला माइनस कर दो, सीधा सीधा। वैसे ये वेक्टर रिलेशन होता है ना, और वेक्टर को माइनस सब्सट्रैक्शन जैसा नहीं एडिशन ही होता है, और वो हम लोगों ने बताया भी है, नहीं है तो आप एक बार देखिएगा, ठीक है? बट उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग है ना। एक डायरेक्शन में तो ये सिंपल सिंपल है और आसानी से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक तो टर्म है जिनको हमें जानना है। ना लिखते हैं
डिस्टेंस, देखिए जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं ना। और डिस्टेंस क्या बोला जाता है, देखिए अगर कोई दो पॉइंट हैं, हाँ दो लोकेशन है, तो आप जिस तरीके से वहां जाते हैं, हाँ तो ये 1, ये 2, ये 3, क्या अलग अलग डिस्टेंस है डिपेंडिंग अपॉन पाथ। अलग ये पाथ P1 है, हाँ ये पाथ आपका P2 है और ये पाथ आपका P3 है। क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन या हम ऐसा करते हैं, इस चीज को पहले बाद में लिखेंगे, है ना। हम लिखते हैं हाँ, it is defined as the total path length between 2 point, हाँ जी, covered by a particle object, जो भी है, समझ रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ, ध्यान से देखिए, आप बात करोगे ना तो हम पहले डायरेक्टली सॉरी मान लो ऐसे गए हैं, तो ये पाथ P1 है तो उसका डिस्टेंस S1 अलग आएगा, पाथ P2 है तो उसका डिस्टेंस अलग आएगा, पाथ P3 है उसका डिस्टेंस अलग आएगा। क्या बोला जा रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 point depends upon पाथ। हाँ जी बिल्कुल, जिस पाथ से जाओगे वो रहता है। दूसरी बात, और इससे एक इंपॉर्टेंट बात है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 point can be anything। हाँ देखिए, आपके ऐसे ऐसे पूरा घूम फिर के जाइए, नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। हाँ ये जो मिनिमम है, जो अभी आपको दिख रहा है डायग्राम में, डायरेक्टली A से B, मतलब क्या है S2, इससे बड़ा ही आएगा। क्या है, कैन बी एनीथिंग, हाँ ग्रेटर देन अ मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हैं। ठीक है, इस मिनिमम से कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखने की बात करूं ना कि A से AB जो आएगा, हाँ वो आपका बड़ा या बराबर ही होगा S2 से। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जो है SAB, वो ये है, और SAB बोलोगे तो वो आपका, हाँ S1 है, S2 है और S3 है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर। पाथ P1 के लिए S1, पाथ P2 के लिए S2 एंड पाथ P3 के लिए S3, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज है ना। अगर हम बात करें, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इसका डायरेक्शन नहीं है ना। इसी तरीके से
हाँ, अगला जो टर्म है डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली हम लोग x लिख लेते हैं या डेल्टा x भी लिखा जाता है, समझ रहे हैं क्या है? देखिए, अगर ये a है, ये b है, तो पता है यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ रहे हैं क्या? बोला जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is what? Displacement. है ना? देखिए, चाहे आपका पाथ जो है P1 हो, चाहे आपका पाथ जो है P2 हो, चाहे आपका पाथ जो है वो P3 हो, हाँ जी, क्या आएगा? जो वो x है, या हम इसी को डेल्टा x भी लिखते हैं, हम अभी बता देंगे आपको। हाँ, देखिए, अगर हम लिखेंगे फॉर पाथ P1, P2 और P3, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डेल्टा x या x जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो हमारा सेम आएगा, हाँ जी, x को ही हम लोग डेल्टा x लिख रहे हैं, ठीक है? क्या होता है जैसे देख लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि मान लीजिए कि ये ओरिजिन ना होके हमने यहां पर ओरिजिन मान लिया, हाँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा? XA आएगा। ये अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा XB, हाँ, तो यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, समझे? तो उसको डेल्टा x ही हम लोग लिख लेते हैं, समझे? x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है? तो अभी हम इसी को a b लिखोगे तो लिख सकते हैं ना। x ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a मैं समझा ही चुका हूं, xb माइनस क्या होता है xa। तो अभी हम लोग इस पर नहीं जाएंगे, केवल इसी में जाते हैं, और ये होता है फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। डेल्टा का मतलब हमेशा ये होता है, समझे? ये जब हमारा ग्राउंड नहीं रहेगा तो ए के रेस्पेक्ट में बी, और वो अगला चैप्टर ही है, या नहीं होता कि पूरा एक चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये रहा ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है दो पॉइंट के बीच का, डिपेंड करता है पाथ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, है ना? हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें, समझ रहे हैं, तो देखिए, अगर मैं लिखता हूं कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से, आई होप समझ में आना चाहिए। एस बड़ा या बराबर होगा किससे? एक्स से। हाँ, देखो, हालांकि ये कंपैरिजन इलॉजिकल है, समझ रहे हैं? क्यों इलॉजिकल है? अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक मैंगो और एक एप्पल में से कौन ज्यादा है, हाँ, क्या बताएंगे? देखिए, क्वेश्चन गड़बड़ है, हमें कंपेयर करना है क्या? प्रॉपर्टी। अगर वेट कंपेयर करोगे तो हो सकता है मैंगो ज्यादा हो जाए, अगर लेंथ कंपेयर करेंगे हो सकता है, नहीं होता है कि बनाना ज्यादा हो जाए, या जो भी है वेट कंपेयर करेंगे, तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे तभी बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका है ये क्वांटिटी ही अलग है, ये आपका स्केलर है और ये आपका वेक्टर है। तो हाँ, मैंगो और बनाना नो डाउट फ्रूट हैं, बट बात ऐसा है कि उसकी किस प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? तभी हम कम ज्यादा बोल सकते हैं।
तो जो हम यहां पर बात कर रहे हैं वो ये स्केलर और वेक्टर नहीं कंपेयर करा जा सकता है। हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो आपका केवल और केवल मैग्नीट्यूड है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट